हमने निश्चय किया कि हम आक्रमण का मुकाबला करेंगे और आपने देखा कि सफलता मिली। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी। He said me my code name was Shesha. Oh Shesha, you have come. Don't try to come up. If you don't surrender, you will be killed unmercifully. हवालदार योगेंद्र सिंह यादव 3 और 4 जुलाई 1999 की रात को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए गठित घातक प्लाटून की एक अग्रिम टुकड़ी के सदस्य थे। टाइगर हिल तक पहुंचने का रास्ता सपाट, सीधा खड़ा, बर्फीला और चट्टानी था। हवालदार योगेंद्र सिंह यादव ने संभावित खतरे की परवाह किए बिना स्वतः ही टुकड़ी के आगे चलने की पेशकश की और अपनी टीम को पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए रस्सी लटका दी। इस दल को देखकर शत्रु ने स्वचालित हथियारों, ग्रेनेड, रॉकेट और तोपखाने से घनी गोलाबारी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप टुकड़ी के कमांडर और अन्य 2 साथी मारे गए और प्लाटून वहीं रुक गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए हवालदार यादव दुश्मन को खत्म करने के लिए रेंग कर उसके ठिकाने तक पहुंच गए, परंतु इसी दौरान उनको अनेक घाव लग गए। अपने घावों की परवाह किए बिना और शत्रु की भारी गोलाबारी के बीच हवालदार यादव ने ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर बढ़ना जारी रखा और अपने हथियारों से भी गोलीबारी करते रहे। आमने सामने की इस लड़ाई में उन्होंने 4 शत्रु सैनिकों को मार गिराया और उनके स्वचालित हथियारों की गोलीबारी को शांत कर दिया। गोलियां लगने के कारण भारी घावों के बावजूद उन्होंने वहां से हटाए जाने से मना कर दिया और आक्रमण जारी रखा। उनके साहस से प्रभावित होकर प्लाटून ने नए जोश के साथ शत्रु के अन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया और पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार हवलदार योगेंद्र सिंह यादव ने अत्यंत विकट परिस्थितियों में अति असाधारण साहस, अदम्य वीरता, उच्च मनोबल और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। हवलदार योगेंद्र सिंह यादव। Havildar Yogendra Singh Yadav from 18 Grenadiers being honored for conspicuous courage, indomitable gallantry, grit and determination under extreme adverse circumstances. Honored with Paramveer Chakra. नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। द पेन पॉइंटर के एक खास एपिसोड वीर गाथा में आप सभी का स्वागत है। वीर गाथा के बारे में आपको बता दें कि वीर गाथा एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम आपको मिलाते हैं देश के पराक्रमियों से, जिनके बारे में जानना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज इस खास एपिसोड में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि 19 साल की उम्र में देश का सबसे बड़ा पराक्रम का जो अवार्ड होता है वो हासिल करने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा, एक जो शुरुआत होती है फौज में जाने की, वो शुरुआत कैसे हुई आपकी? जो आपने एक 19 साल की उम्र में एक इतना बड़ा काम किया, लेकिन इसके पीछे जो फौज में जाने की जो प्लानिंग थी आपकी, जो काम था, वो कैसे शुरू हुआ? क्योंकि पिता फौज में थे, उन्होंने 65 और 71 का युद्ध लड़ा था। तो जो गांव का परिवेश होता है, गांव की परिपाटी होती है कि दिन भर वो खेतों में काम करते हैं, शाम को बैठ करके आपस में दिन भर की चर्चा करते हैं, कल की प्लानिंग क्या होती है, अपने दोस्तों में हंसी मजाक हो सब कुछ चलता है। शायद आज वो परिपाटी लुप्त होती चली गई है, इसलिए स्ट्रेस सब 30 साल पहले नहीं था, ये अभी जन्म हुआ। क्योंकि हम वार्तालाप नहीं करते हैं, किसी से चर्चा नहीं करते हैं, उस अपनी बात को लेकर के दिमाग में बैठे रहते हैं। तो डेली हर घर में 2-4 लोग बैठते थे और कभी कभी एक किस्सा छिड़ जाता था। तो पिता बड़े गर्व के साथ में 65 के 71 के युद्धों की दास्तानों को अपने साथियों में चर्चा किया करते थे, बताया करते। तो हम बच्चे थे तो हम बैठते थे उनके पास में, सुनते रहते थे।
फिर किताबों में भी इस तरह की कहानियों को, अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ करके बड़े हुए, तो ये चीज़ें सब जो एक परिवेश ऐसा हो गया, संस्कार ऐसे मिलने लगे, वो सोच ऐसी पैदा होने लगी, और फिर उसी सोच का परिणाम था कि एक देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का वो बीज अंकुरित हो गया, और इतना हावी हो गया वो कि मैं अपने आप को छोटा सा बच्चा, एक सिपाही समझने लगा। और उस, क्योंकि सपने सब देखते हैं, आप सब देखते हैं, हम सब देखते हैं, रात को सपना देखा सुबह खत्म हुई, ये भी पता नहीं होता कि, और कोई कोई बड़े भयानक सपने होते हैं जिससे हम डर जाते हैं। लेकिन ना, आप जिसको आत्मा से, जिसको जीना शुरू करते हो ना, मन से जीना शुरू करते हो, वो सपना आपको ना तो डराता है और ना वो समाप्त होने वाला है, बल्कि वो अपने जीवन को पलटने वाला है। तो इस सपने को जीता हुआ आगे बढ़ा कि मैं सिपाही हूं, युद्ध लड़ रहा हूं, सिपाही हूं, युद्ध लड़ रहा हूं। युद्ध होने के दूर दूर तक कहीं आसार ही नहीं थे। 71 के बाद कौन सा दो युद्ध हुआ था? एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन राजीव 87 के अंदर, जिसमें हमारे कैप्टन ग्लेशियर का, जो आज कैप्टन बाना सिंह बाना पोस्ट के नाम से वहाँ पहाड़ी है, तो इतना बड़ा कोई इस तरह के ऊपर कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन मैं उसको जी रहा था। और प्रबल शक्ति मिली कि जब मैं 12th क्लास में था और मैं भर्ती होकर के चला गया। तो सर, जैसे कि हमने जितना आपके बारे में पढ़ा है उस हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है, मई के महीने में आपकी शादी हुई थी, और जो ये घटना हुई थी जिसमें आपको गोलियां लगी थी वो जून जुलाई। एक्चुअल डेट क्या थी? ये पूरा जो हुआ, ये सब कुछ क्या फासला था इनमें? 5 मई की मेरी शादी थी और 19 मई को मैं वापस गया था, और जाते ही मैं तोलोलिंग टॉप के ऊपर हमने लड़ाई शुरू की थी। तोलोलिंग टॉप पे हमें 22 दिन युद्ध लड़ा, और उसके बाद फिर हमें टाइगर हिल पे युद्ध लड़ने का जो है मौका मिला, और 2 जुलाई को हमने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। तो ये, क्योंकि भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद फर्स्ट पोस्टिंग कश्मीर में गया। कश्मीर में उग्रवादियों के बरखिलाफ जो युद्ध हमारी सेना लड़ रही है उसका हिस्सा बना, और उसी दौरान शादी का ये हुआ। शादी होने के तुरंत बाद में पहुंचा, और शादी की फर्स्ट रात को ही मुझे ये आभास हो गया था कि जो है कुछ हो गया है। और ये घर में बात शेयर किया कि मैं कोई तिरंगे को लेकर भाग रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, और हमारे सैनिक उसके पीछे दौड़ रहे हैं। घर वालों को यकीन नहीं हुआ, उनको लगा कि यार ये कश्मीर में रह कर के आया है तो इसका दिमाग वहीं पर है, ये हो रहा होगा। लेकिन मुझे वो, मैं आपको जैसे शुरुआत में बताया कि अगर सपने को दिल से और आत्मा से जीते हैं, सपना आपको उस तरफ आगे बढ़ाता है। तो मैं जम्मू पहुंचते मुझे आभास हो गया, पता चल गया, हकीकत पता चल गया कि हाँ, करगिल युद्ध शुरू हो गया, और मेरी बटालियन जो कश्मीर वैली में थी उसको तोलोलिंग टॉप पर भेज दिया, द्रास सेक्टर भेज दिया। जो सपने जी रहा होता है और वो सपने आज साकार होने वाले हैं, तो कितनी बड़ी, उससे बड़ी और सफलता या उसके लिए प्रसन्नता नहीं हो सकती है। जैसे कि मैंने कितने सारे न्यूज़ चैनल्स में, जितने पोर्टिकल्स में आपके बारे में पढ़े, उसमें बताया गया कि इतनी गोलियां लगी, इतनी गोलियां लगी। एक्चुअल डेटा जो है वो कहीं 17 बुलेट, 17 गोलियां 17 गोलियां लगी। 17 गोलियां बॉडी में लगी थी, और कुछ हाथ में लगे थे, हाँ, कुछ हाथ में भी लगे थे, पैरों में लगे हैं, सीने पे भी एक लग करके रिकोशिट हुई थी, और न जाने कितने ग्रेनेड के टुकड़े लगे। और उस टाइम आप शायद से ग्रेनेडियर थे, है ना? यस। तो सर, अगर जैसे जो अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कारगिल वॉर की जब भी बात आती है, आपके दिमाग में वो दृश्य सीधे सीधे आ जाता होगा। जब भी आप याद करने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा जो पल आपको याद आते हैं उस वक्त के? कारगिल शब्द कानों में पड़ते ही पूरा कारगिल का युद्ध नजर आने लगता है, और खास करके वो पल जो अपने साथियों के समय उस कठिन परिस्थिति में बिताए। तोलोलिंग के वो 22 दिन याद आते हैं, जिसमें हम सुबह से लेकर के शाम तक पहाड़ी पर चढ़ते थे एम्युनिशन लेकर के, और 2 घंटे में वापस उतरते थे। कोई जवान घायल हो जाता था तो उसको भी उतारना पड़ता था, फिर वापस जाना पड़ता था। वो कठिन समय बीत जाने के बाद फिर जब टाइगर हिल के ऊपर जब हमारा चुनाव हुआ,
घातक प्लेटून के अंदर घातक प्लेटून को टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करना था और उस रास्ते का चुनाव करके ऊपर जाना था जहां से पाकिस्तान की फौज ये अंदाजा भी ना लगा सके कि यहाँ से भी भारतीय सेना ऊपर चढ़ सकती है। 2 जुलाई को हमने चढ़ना शुरू किया। 17,000 फीट ऊंची वो पहाड़ी, इस पर बर्फ ही बर्फ, ऑक्सीजन नहीं थी। ये 21 जवानों की टीम -20 डिग्री टेम्परेचर में ऊपर से भारी गोलाबारी के बीच कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल के शिखर की तरफ हम अग्रसर थे। मुझे वो पल याद है कि सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। हमने रस्सियां फेंकी, रस्सियां ऊपर अटक गई, रस्सियों के सहारे फिर हमने चढ़ना शुरू किया। हमें नहीं मालूम था कि अगल बगल में पाकिस्तान के जो है सैनिकों के कोई पोस्ट भी हो सकते हैं, उनके वहां पोस्ट थे। अभी इंसान चलेगा तो आवाज तो होगी, ऊपर चढ़ेंगे तो पत्थर तो फिसलेंगे, पत्थर भी फिसले, हमारी भी आवाज हुई। शायद वो सो रहे होंगे, उनकी अचानक से आंखें खुली और उन्होंने इस तरह से दोनों तरफ से फायर कर दिया। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस और दुश्मन के 2 बंकर। 7 जवानों जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अभी फर्स्ट लाइट होने वाली थी, तो फायर चलेगा तो अंदाजा तो उनको भी लग जाएगा कि यहाँ तक फौज पहुंची है। उनको भी लगा कि हम हिंदुस्तान की फौज तो बहुत करीब तक आ गई है। टॉप वहां से 50 से 60 मीटर रह गया था। उस टॉप पर उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, उनकी एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 की होती है। उन्होंने इतना जबरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट शुरू किया कि हम एक कदम आगे नहीं रख सकते, एक कदम पीछे नहीं रखते। एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। उस समय हमारा जो कमांडर था, हमारा प्लेटून हवलदार मदन, उसकी बदौलत, उसके निर्देशन में हम वहाँ पर युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने बोला दौड़ करके इनके बंकर में घुसो। मैं कहा सर माइन लगा दी होगी। बोला माइन से मरो, गोलियों से बचो। वो दौड़ करके हम उनके बंकर में जा घुसे, उनकी डेड बॉडी को निकाल करके बाहर फेंक दिया। उस बंकर से हम 5 घंटे तक लड़े और 5 घंटे में हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं रहा, चारों तरफ से घेरते हुए चले गए। ऐसी परिस्थिति भी आई कि जब धीरे धीरे अम्युनिशन समाप्त होने लगा, इतने मजबूर भी हो गए थे कि नीचे वाले साथियों ने अम्युनिशन फेंका है, 4 कदम दूर पड़ा, उस अम्युनिशन को नहीं उठा सकते। तो हमारे पास अम्युनिशन समाप्त होने वाला था, सिर्फ राइफल डंडे की तरह रहने वाले थे। तो उस परिस्थिति में भी हमने अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोया, धैर्य को नहीं खोया। मृत्यु एक निश्चित है, लेकिन उस मृत्यु को लड़ करके मरो, हार करके नहीं। और जब आप लड़ोगे मृत्यु से तो आप नहीं हारोगे, कई बार मृत्यु हार जाएगी। ऐसी विकट परिस्थिति में हम ये सोच रहे हैं कि दुश्मन का अम्युनिशन कैसा अपना अम्युनिशन बनाए। उसके ऊपर हमने प्लानिंग की कि दुश्मन जब फायर करेगा उस फायर में अपने फायर को बंद करेंगे, ताकि दुश्मन को ये लगे कि इतना भारी गोलाबारी किया है, ताकि बार सटीक इनके ऊपर पड़ा होगा, ये मर गए। तो ये पत्थरों से बाहर जरूर निकल करके आएंगे रीचेक करने के लिए, और जब ये चेक करने के लिए आएंगे तो तब हम इनके ऊपर फायर खोलेंगे और जितनों को मारते हुए चले जाएंगे उतना ही हथियार और अम्युनिशन हमारा होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह की प्लानिंग करके हम 3 अलग अलग पत्थरों के पास कोऑर्डिनेट करके बैठ गए। उनकी फिर आर्टिलरी, उनके मोटर्स, उनके बड़े हथियारों ने फायर करना शुरू किया। हमने अपना फायर बंद कर दिया, उनका भी फायर बंद हुआ, लेकिन हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। 20-25 मिनट के बाद जैसे सामने बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर से निकलने के रास्ते तो 10-12 पाकिस्तान के जवान निकल करके आए। बहुत करीब तक जब वो आए तब हमने एक साथ उनके ऊपर फायर खोला। उनमें से 1-2 बचा, सबको मौत के घाट उतार दिया। अब फिर
जो एक दो जो बचा था वो तो ऊपर की तरफ भाग गए। फिर हमने उन्हीं का हथियार, उन्हीं का अम्यूनिशन उठाया, फिर लड़ने के लिए दोबारा से तैयार हो गए। लेकिन विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों दोबारा से हमला कर दिया, और हमला इतना जबरदस्त कि जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, आर्टिलरी, मोटर्स, HMG, MMG, UMG, तमाम हथियारों का 20 मिनट तक आधा धुंध फायरिंग हुआ। हम सर नहीं उठा सकते थे। जो काफ़ी नज़दीक आए उनको हमारी LMG नज़र आई, लाइट मशीन गन। उसी के ऊपर उन्होंने गोला गिरा दिया। जैसे उसके ऊपर बम गिरा तो वो वेपन डैमेज हो गया। उसको चलाने वाले जवान थे तो वो भी घायल हुए। ऐसे प्लाटून हवलदार था, उसकी तरफ दौड़े, और वो प्लाटून हवलदार के आखिरी शब्द आज मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने बोला, युगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, दुनिया में इस वेपन के सिवा आज कोई बचाने वाला नहीं है। मैं हथियार को उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया। मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई, पर जिन पत्थरों से हम फायर करे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। उनका सर ये तो बहुत करीब तक आ गए, कहाँ पर ये खड़े। इतना ही बोल पाया मैं। उन्होंने ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका हमारे ऊपर। एक लेट करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में ग्रेनेड फटा, उसकी यहाँ से उंगली कट करके दूर जा करके पड़ी, वो जख्मी हो गया। हम सब ने बोला, यार ऐसे करो, तुम नीचे कूद जाओ, कहीं से दूसरी टीम चढ़ सकती है, चढ़ाने की कोशिश करना। जवानों ने ये कहा कि नहीं यार, जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है। हम जैसे बिल्कुल बच्चे थे, नए रिक्रूट थे, हमारे लिए इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती थी। तभी एक और जवान था, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आ रहा था। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी, हम दोनों को आवाज़ दे, तुम दौड़ करके उसकी हेल्प के लिए जाओ। तो जैसे उसकी हेल्प के लिए हम जाने लगे तो शायद उनको मेरा मोमेंट भी नज़र आ गया होगा। उन्होंने ऊपर से फिर ग्रेनेड फेंका, तो ग्रेनेड का एक टुकड़ा आकर के मेरे यहाँ पे लगा, घुटने के नीचे। यहाँ लगते ही मैं भी गिर गया नीचे। मुझे भी लगा शायद घुटने से पैर कट गया। एकदम से हाथ मार करके देखा नीचे गिरते तो नहीं, पैर तो है। फर्स्ट एड करने लगा मैं। अभी फर्स्ट एड कर ही रहा था, तभी एक और ग्रेनेड आगे आकर गिरा। उसका एक स्प्लेंडर आई, यहाँ से पूरा काट दिया। दोस्तों, आप जो फिल्मों में देखते हो कि गर्दन कटती है और धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया है। मैंने उन पलों को जिया है कि एक सैनिक के अंग कटते हैं लेकिन अंगों की परवाह नहीं करते, फिर भी वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा वो साथी, वो पल अभी याद आते ही आंखों से आंसू आते हैं कि वो मेरे फर्स्ट एड करने लगा और उसको यहाँ पे गोली लगी और इधर से पूरा सर और निकल करके बाहर आ गया। हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द नहीं बोला। ऐसे मेरे बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी ग्रेनेडियर अनंतराम, में उसके मुख से मैंने सिर्फ क्या शब्द, आखिरी शब्द सुना। उसके ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, यहाँ से फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हुई मेरी गोद में आकर के लेट गया। एक साथी खड़ा होकर फायर करने लगा, वहीं पर आटी का बम गिरता, उसकी यहाँ से गर्दन कटकर जमीन पर गिरती है। 2 कदम तक वो धड़ चलता है, फिर गिर जाता है। मुझे कैसा समय भी आया कि सारे साथी शहीद हो गए, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। कि कमांडर ने बोला, इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर गोलियां दागते थे, तो बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। जो फर्स्ट राउंड उन्होंने जब मारा, फर्स्ट वाले सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी भी बॉडी उछली। मुझे भी यहाँ पर 2-3 जगह पे गोलियां मारी तो मुझे लगा कि धुआं निकल रहा है। टाइगर हिल के बगल में मस्को वैली थी। मिस्को वैली को उन्होंने मैसेज पास किया कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। जब ये आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम चली जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सोचना पहुंचा दूं। चुपचाप पड़ा रहा। मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा।
गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ मैं तो मर गया हूँ। अगले ही पल पाकिस्तान का जवान आया होगा, उसने मेरा हथियार उठा करके शायद जा रहा होगा, मेरे पैर से उसका पैर टकराया। मुझे एकदम से चेतना आई, लगा मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल कर उसके ऊपर ऐसे फेंक दिए। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड जा गिरा और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका पूरा यहाँ से सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिर गया। पाकिस्तान के जो दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं क्योंकि इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा हिला। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे फायरिंग किया और तीन चार पाकिस्तानियों को और मारा। फिर इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 4-5 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि हाँ नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई, भाग खड़े। 19 साल की अवस्था, 2.5 साल की सर्विस, न तो उम्र का तजुर्बा था न सर्विस का अनुभव। जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक सिर्फ पत्थर ही और पहाड़ और बर्फ के सिवा कुछ नहीं नजर आता। लाशों के बीच बहुत देर तक रोया, फिर अपने आप को संभालने की कोशिश करी। ये हाथ टूट करके बिल्कुल लटक चुका था, हड्डियां जब आपस में टकराने लगी था सहनीय पीड़ा होने लगी। पहले तो आभास हुआ कि शायद एक कट गया है, तो मन में आया कट गया, तोड़ करके फेंक दे। तो झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा भी नहीं, ऐसे बंद नहीं पा रहा था पीछे। फिर कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया और चुपचाप वहां पे पड़ा रहा। तो मैं पड़ा हुआ अपने आप से अपनी गहराई में जाकर के उससे कनेक्ट, अपनी आत्मा से कनेक्ट हुआ था, शायद परमात्मा से भी कनेक्ट हुआ हूँ। क्योंकि जो ये शरीर है ये योगेंद्र यादव नहीं है, सिर्फ ये एक साधन है योगेंद्र यादव के लिए इस जीवन के कार्यों को करने का। सच में तो वो जो जीव आत्मा है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, एक कर्ण शरीर है जिससे हम इस पूरे ब्रह्मांड की तमाम उन शक्तियों की आवाजों को सुन सकते हैं। तो जब हम कनेक्ट हुआ वहां से फिर प्रतिक्रियाएं आने लगी, मुझे वो रास्ते दिखाने लगे, आवाज आने लगी। उन्होंने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ। पहली बार में इग्नोर कर दिया, यार नहीं। फिर बोला कि इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। जब मैं उस नाले से लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आया, 500 मीटर लुढ़क करके ऐसे गड्ढा के एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था, तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया। तो नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए और उनको आवाज दिया। वहां से मुझे उठा करके लेके गए। साथियों, जिस तरह से आप फिल्मों के अंदर देखते हैं कोई ग्रेनेड फटता है तो पूरे उसके कपड़े फट जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई कह ही नहीं रहा था कि जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे अंतर्मन के अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूं। दिन का 1:30-2 बज रहा था। कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया, उन्होंने बोला जल्दी से मेरे पास इसको भेजो। जवान मुझे वहां तक लेकर के जाने लगे। कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं होते फॉरवर्ड में जिस पे लिटा करके बिठा करके घायल जवान को वहां तक पीछे भेजा जा सके। और जवान अपने कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। पहाड़ियों पे चढ़ना बहुत आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है, वो भी कैजुअलिटी को लेकर। तो शाम हो गई थी। कमांडिंग अफसर के पास पहुंचते पहुंचते उन्होंने, जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? क्या नहीं सर। बोला मैं तेरा कमांडिंग अफसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लगी। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मेरे साथ थोड़ा सा पानी पिला दो। पानी तो नहीं मिलेगा। फिर डॉक्टर आ गया, उसने आकर के थोड़ा सा पानी पिलाया, ग्लूकोज पिलाई होगी, एनर्जी सी महसूस हुई। उन्होंने बोला बेटा कुछ बता सकता? तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया, सर ये हुआ, ये अभी होने वाला है। तो उन्होंने बोला जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं सब जवान की रिक्वायरमेंट अम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है। खाने के लिए? सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर, ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट सिर्फ आधा खाया था, आधा तो बैलेंस ही था।
फिर उसके बाद डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं कहाँ पर। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने हमला किया और बिना कुछ कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दी। एक वो दौर था सर जब, जैसे आपने बताया, मैं खो गया था बिल्कुल आपकी बातों में बिल्कुल, और सही में ऐसे मान लो कि किसी मतलब जैसे फिल्मों में हमने देखा है, वास्तव में आपने वैसी जिंदगी जी है कहीं ना कहीं सर। उसके बाद से जैसे आप जब बेस हॉस्पिटल आए, उसके कितने दिन बाद आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ये 15 अगस्त को डिक्लेयर हुआ था और 26 जनवरी 2000 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वहाँ पर परेड में दिया गया था। तो सर एक ये वक्त था जब आपने बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी जी जो हमने और आम देश के लोगों ने सिर्फ फिल्मों में देखा है। उसके बाद से सर आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन सर परमवीर चक्र से सम्मानित होने से पहले की ज़िंदगी जो थी और परमवीर चक्र मिलने के बाद जो ज़िंदगी हो गई, इस ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। नहीं, बिल्कुल ये टोटल डिफरेंट हो गया है और मुझे आज भी वो पल याद है। नवंबर में जब मेरा क्षेत्र पूरे ज़िले ने सम्मान के लिए मुझे हॉस्पिटल से लेकर के गए तो हजारों लोगों की भीड़ थी। मंच पे नेतागण भी थे, नेतागणों को तो बोलने का बड़ा एक्सपीरियंस अनुभव होता है और मैं तो एक ऐसा बच्चा रहा था कि स्कूल के अंदर कभी पोडियम पे खड़े होकर के माइक नहीं पकड़ा और वहाँ हजारों की भीड़ में मुझसे कहा गया कि आप जो है बोलिए कुछ। मैं हिम्मत नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो लोग जो आए थे वो सिर्फ मुझे सुनने के लिए आए थे, मुझे देखने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र का वो बेटा था, उस बेटे को तो देखना था ही। मैं खड़ा हुआ, माइक लिया, लेकिन मेरे पैर कांपने लगे क्योंकि आप तब किसी को कुछ बोल सकते हो जब आपके पास कुछ हो बोलने के। मेरे पास था बोलने की लेकिन हिम्मत नहीं थी। गोली चलाना बड़ा आसान था लेकिन बोलना बहुत कठिन यहाँ पर लग रहा था। बस उनको उस टाइम पे यही कह पाया कि मुझे आप लोग आए हैं, बहुत बहुत आपका आभार है। मुझे भी लगा कि शायद कुछ करना चाहिए। मैं हाई स्कूल पास था उस टाइम पे, मैंने 12th किया, फिर बीए किया, बीएड किया और आर्मी के 2 कोर्स किए और कोविड के दौरान फिर लिखा भी और एक जो बुक लिखी है मैंने अपनी हीरो ऑफ टाइगर हिल, वो कोविड की ही देन है क्योंकि वहाँ बड़ी शांति से जो लोग घरों में कैद थे, हम तो फौज में थे उस टाइम पे, तो फौज का भी इतना कोई खास एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस समय को लिखने में एक्सपेंड किया और आज वो किताब बड़ी अच्छा उसका जो है रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्जन में आ गई है। तो इस तरह से जो है मैं, और अभी लॉ कर रहा हूँ। लॉ की भी तैयारी कर रहे हैं सर। 10th पास करके फौज में गए, फौज में झंडा गाड़ा और फौज से निकलने के बाद अब हर फील्ड में झंडा गाड़ रहे हैं सर। केबीसी में भी गए थे सर आप? हाँ तो बिल्कुल, केबीसी में गया था 2021 में। केबीसी में अमिताभ बच्चन से मिलने का सौभाग्य मिला और अभी हाल ही में इंडियन आइडल के अंदर, उस शो के अंदर पे भी जो है मुझे जाने का मौका मिला है और बड़े बड़े मंचों पे अभी जाने का मौका मिल रहा है। नहीं, अच्छा सर, एक सामाजिक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि फौज जो है हमारे देश में, आपने भी इतना लड़ा है और इतनी गोलियां खाई हैं, इतना करने के बाद भी जिस तरीके का जो है पब्लिक जो है कुछ लोगों को जानती है, कुछ मात्र लोगों को जानती है, और जो लोगों को जिस तरीके का डिजर्व करना चाहिए शायद से वो लोग ऐसा रिस्पांस नहीं दे रही पब्लिक उन लोगों को, ना उनको जान रही है जिनके बारे में जानना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस चीज को देख के? पब्लिक की गलती नहीं है। कहते हैं ना जैसे कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, राष्ट्र का उद्देश्य होता है। राष्ट्र अपने नागरिकों को इस तरह से बनाना चाहता है, उसी तरह की उसको शिक्षा प्रदान की जाती है और नागरिक उसी तरह के बनते हुए चले जाते हैं। आज जो हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है, वो शिक्षा पद्धति
लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, और उसी पद्धति के अनुसार हम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि उसने जो एजुकेशन सिस्टम भारत में लाया था 1835 में, वो क्लर्क बनाना चाहता, लेकिन जो हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति थी वो क्लर्क नहीं बनाना चाहते, वो एक अच्छा इंसान बनाना चाहते। तो आज हम शिक्षा से इंसान नहीं मशीन बन रहे हैं। आपने देखो हमारे घर में भी, सबके घर में माँ बाप बच्चे से क्या बोलते हैं, नंबर टॉप कर लगे ना। हम सब नंबरों के पीछे भागने लग रहे हैं, नंबर जिंदगी नहीं। तो आपने राज की बात करी सर, कि जो देश जैसा बनाना चाहेगा, जो राजा जैसे अपनी प्रजा को बनाना चाहेगा, प्रजा वैसी ही बनेगी। सर आपको क्या लगता है, जैसे कि फौज, मतलब एक बहुत कही सुनी बात है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका जवाब देना आपकी मर्जी है, नहीं देना चाहते वो भी आपकी मर्जी है। बहुत ज़्यादा कहा गया कि कई जो हैं, कई लोग, कई राजनेता जो हैं, वो फौज का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए करती हैं। आप इस बात से कितना सहमत है? हाँ, ये देखिए ऐसा होता था, और देखिए ये भी कोई गलत नहीं है कि जब पहले हमारे यहाँ पे देश के अंदर राजा महाराजाओं का क्या होता था, राज होता था, तो राजा अपना सेनापति किसको चुनता था? किसको चुनता था? विश्वास पात्र व्यक्ति उसका सेनापति होता है। वो आज भी हो रहा है, वो आज भी हो रहा है, ठीक है। तो राजा कई बार अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए या अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए सेना का इस्तेमाल तब भी करता था, आज भी हमारा राजा करता है। लेकिन जब हमारे देश के अंदर गणतंत्र, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए जब सरकार बनने लगी, तो ये जनता की शक्ति उसमें निहित होगी। उस समय संस्थाएं बनाई, अलग अलग संस्थाएं हैं, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है, लेकिन राष्ट्रपति जी भी जो ना प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही डिसीजन ले सकते हैं, बाकी नहीं। तो ये संस्थाएं हैं, ये पूरे राष्ट्र के लिए है, किसी एक व्यक्ति या पार्टी के लिए नहीं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी अच्छा लगा हमें आपके साथ बैठ करके बात करके, और जो भी हमने वक्त गुजारा बहुत अच्छा लगा सर। मैं चाहता हूं कि आप कैमरे को देख के एक मैसेज जो है यूथ के लिए दे दें, ताकि हमारा यूथ कुछ देखे समझे। एक 19 साल के उम्र में परमवीर चक्र लाने वाले, और आज 19 साल के उम्र में बच्चे बैठ के सिर्फ रजाइयों में बैठ के सिर्फ फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो उस जो वो ऑडियंस है, वो जो जनता है, वो जो लोग हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आप दे दें। हाँ, नहीं बिल्कुल, ये हमारे नौजवानों का राष्ट्र है। 65% इस देश के अंदर यूथ है। आप इस देश की ताकत है, शक्ति है, और इस शक्ति का उपयोग इस राष्ट्र के लिए होना चाहिए। आपका जो जीवन आपका नहीं, ये इस राष्ट्र का है, माता पिता का जीवन है। तो हमेशा सकारात्मक भाव के साथ में अपने कार्यों को अंजाम दें, और इस राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध और उन्नत बनाने के लिए भरकस प्रयास करें। यही मेरी आपसे विनम्र निवेदन भी है। और जब भी आप काम करें तो उन वीर सैनिकों को जरूर याद कर लेना, जो आपके इस काम को करते समय वतन की रक्षा में, वतन की सीमाओं पर खड़े होकर के आपके लिए ड्यूटी दे रहे हैं। अगर आप उनकी तरफ ध्यान रखेंगे तो शायद आप कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करेंगे जिससे समाज, राष्ट्र का सर नीचे हो। और हम यूथ, हिंदुस्तान का यूथ तो वो यूथ है जो विश्व के अंदर अपने वर्चस्व का, व्यक्तित्व का, पुरुषार्थ का और परमार्थ के झंडे को गाड़ सकता है। इतनी हिम्मत ये हिंदुस्तान का यूथ रखता है। तो आप भी वो हिंदुस्तान के यूथ हैं। तो इस पुरुषार्थ के साथ और अपने इस ताकत के साथ में राष्ट्र निर्माण में लगिए, और राष्ट्र को सशक्त, समृद्ध और उन्नत बनाने का प्रयास कीजिए।
मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमारे साथ बात करके अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, और मौक़ों पे और कोई भी बात होगी हम आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को भी हम अलविदा कहते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में, नए एपिसोड में, किसी और नए वीर पराक्रमी के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।